हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, रोल नंबर वाइज एक लिस्ट निकली हुई है एक्स सर्विसमैन के लिए, है ना। और ये वीडियो जितने भी इसमें एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट अप्लाई किया था एमसीआरई में, उसके लिए, उनके लिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर वाइज लिख रही है जो भी क्वालिफाइड है फॉर द सीट रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। ठीक है, अब आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। एक सेकेंड, और ये है स्पेशली डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएट असिस्टेंट, एलडीसी, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूटीसी। ठीक है, और ये सारी जो कंप्लीट लिस्ट दिख रही है आपको, ये सारे रोल नंबर वाइज, है ना। इनका नाम वगैरह तो नहीं लिखा, केवल रोल नंबर और किस कैटेगरी से ये लोग बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओरिजिनल कैटेगरी, ये तो एक्स सर्विसमैन सब कैटेगरी ना। ठीक है, तो इन लोगों के लिए ये सीट अलॉट करिए, इतने सारे कैंडिडेट किए गए हैं सिलेक्ट। और ये सारे अब अपियर होंगे स्किल टेस्ट में, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर एलडीसी एंड यूडीसी एंड जे जे इन सब में टाइपिंग का मांगा जाता है इसे। ठीक है, तो जो भी आपकी टाइपिंग मांगी गई हो होपफुली इंग्लिश में ही ज़्यादा मांगी गई होगी। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो पाए। ठीक है, तो ये सारे कैंडिडेट, ये दो पेज पे लिस्ट है पूरे, और यहाँ पे लिखा है। और दूसरा है एक्स सर्विसमैन के लिए, एक्स सर्विसमैन लाइनमैन जो इलेक्ट्रिकल वायरमैन है, तो इसके लिए एक्सेस टू चॉइस इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी द एक्स सर्विसमैन लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बंदा ही है। हाँ, यहाँ पे एक बंदा ही है जो एक्स सर्विसमैन में। ठीक है, और ये मेल कैंडिडेट है, इसमें 400 में से 172 इसने नंबर गेन किया है, एक्स सर्विसमैन रैंक 1। एक ही बंदा है ना। किस पोस्ट में? ये है ग्रुप कोड 8 एंड इलेक्ट्रिशियन एंड लाइनमैन वाला। दूसरा जो ग्रुप कोड 19 है, तो इसमें जो एलटी लैब टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट। ठीक है, तो इनकी जो पोस्ट थी, इसमें जो कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं एक्स सर्विसमैन वाली लिस्ट है। एक्स सर्विसमैन, केवल एक्स सर्विसमैन वाले। ठीक है, तो वो ये सारे हैं, आप देख सकते हैं। ये इनके मेरे ख्याल से रैंक वाइज है, ये सबसे ज़्यादा नंबर जिसके हैं एक्स सर्विसमैन वो ये है। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन आपकी देखो जितनी पोस्ट होंगी उससे कितने टाइम्स लिए गए हैं, ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, होपफुली ये तो सीधी सी बात है, जिसका रैंक एक एक का वाले का तो होगा ही होगा, क्योंकि एक तो वैकेंसी होगी क्योंकि, तो इस बंदे का तो पक्का ही पक्का है। बाकी जो ऐसा नहीं है कि औरों का भी पक्का नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे रैंक 2 है जो ओबीसी पे ये बंदा है। ठीक है, इसका पक्का नहीं होगा। एक दो तो वैकेंसी है ही, मेरे ख्याल ज़्यादा ही है, कितनी है मैं भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, और तीसरी पोस्ट है यहाँ पे, आप चौथी पोस्ट है ये ग्रुप कोड 20 और ड्रेसर हॉस्पिटल अटेंडेंट। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट एंड स्टोर ऑफिस एंड स्टोर अटेंडेंट, ओटी असिस्टेंट। ठीक है, डार्क रूम असिस्टेंट। तो इन सब के लिए ये जो पोस्ट निकली हुई थी, इसमें एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट ये सारे क्वालिफाइड हैं। ये रैंक इनकी साइड में दी गई है। अब इनका स्किल टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट केवल जो डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह उनका था, तो और इनका केवल इनकी रैंक के आधार पर इनका सिलेक्शन होगा। एक्सेस टू चॉइस इंस्टीट्यूट एंड सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी। अब यही केवल मतलब ये जो एक्स्ट्रा जो चॉइस है इंस्टीट्यूट एंड इसकी इनकी एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो जैसे किस इंस्टीट्यूट में कहीं पे डिप्लोमा मांगा जाता है, कहीं पे डिग्री मांगी जाती है, तो दैट इज टू बी डिफरेंट टू इंस्टीट्यूशन, है ना। और आप किस तरीके से फिल करते हो, ठीक है, आपको कौन सा इंस्टीट्यूशन फिल करना है। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब इस हिसाब से मेरे ख्याल से सिंपल सी बात है, जिसकी रैंक फर्स्ट है और वहाँ पे वैकेंसी है उस सेम कैटेगरी की है नेक्स्ट सर्विस में, तो ऑब्वियसली उसको मिल ही जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी कंप्लीट लिस्ट निकली हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट पोस्ट है हमारी 21 डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट की। तो इसमें दो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। एक एक्स सर्विसमैन 1 पे है जो कि ओबीसी का कैंडिडेट है, और मतलब रैंक 2 पे है, वो है यूआर का कैंडिडेट। ठीक है, नंबर का भी डिफरेंस है, आप देख सकते हैं 8 नंबर का डिफरेंस इसी साथ है। ठीक है, तो इनकी भी कोई मतलब वैसा नहीं है, स्किल टेस्ट नहीं है, तो इनको भी मतलब जैसे रजिस्ट्रेशन में ये भरेंगे और उसी के आधार पर इनका सिलेक्शन है ना। होपफुली मेरे को ये लग रहा है इन दोनों का बंदों का पक्का ही हो जाना, क्योंकि और कोई कंपटीशन है ही नहीं। और एक चीज़ ध्यान रखना, ओबीसी वाले और यूआर वाले दोनों लोग सुन लो ध्यान से। देखो, आपकी अगर ओबीसी की अगर कोई मतलब हमें हो, ठीक है, जैसे आप ओबीसी की पोस्ट है तो ओबीसी के भर देना। ठीक है, वरना ऐसा नहीं है कि आप सेलेक्ट तो हो ही जाओगे। ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि एक मतलब यूआर वाले को भी अगर यूआर की जगह खाली है तो वहाँ पे यूआर वाले का बंदा भी चला जाएगा आराम से। ठीक है, दोनों बंदे लग जाएंगे। अब कितनी जगह खाली है मुझे प्रेजेंटली नहीं दिमाग में। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं 29 की, जूनियर रेडियोग्राफर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी एंड डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2। वो डार्क रूम असिस्टेंट है या डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2। तो यहाँ पे ये कुल 6 बंदे सेलेक्ट हुए हैं, एम आई नॉट रॉन्ग टू, है ना। ये 6 बंदे सेलेक्ट हुए हैं। तो टोटल इनका रैंक वाइज इन्हें साथ दिया गया। इनका कोई स्किल टेस्ट वगैरह नहीं है, केवल अब इन्हें अपनी इंस्टीट्यूशन की चॉइस फिल करनी है बस, और जो इनकी एलिजिबिलिटी होगी उसके आधार पे। नेक्स्ट है ग्रुप 440 फायर टेक्नीशियन सिक्योरिटी कम असिस्टेंट एंड जमाता। ठीक है, फायर जहाँ जमाता करके, तो ये जो सारी पोस्ट है अब इनको स्किल टेस्ट में अपियर होना पड़ेगा। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है अपियर टू स्किल टेस्ट। ठीक है, अगेंस्ट एक्स सर्विसमैन सीट, एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट पर इनको स्किल टेस्ट में बैठना पड़ेगा, जो भी इनकी स्किल टेस्ट में होगा स्किल टेस्ट। ठीक है, कब क्या होगा उसके रिगार्डिंग कुछ थोड़ी अपडेट है, तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि शायद मैंने पूरा नोटिस खोल के नहीं देखा, पर शायद कुछ है अपडेट, गाइड के रिगार्डिंग है, कुछ चेंजमेंट हुआ है, तो देख लेना। जितने लोग भी स्किल टेस्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, वो देख लेना, क्योंकि अब 3 नोटिस और आए हुए हैं, तो मैं 1 टू 1 नेक्स्ट वीडियो में इस नेक्स्ट नोटिस को डिस्कस करूँगा। देखिए, जो भी अपडेट आए वो क्लियर कट हो जानी चाहिए। अब मैं एक्स सर्विसमैन की इसमें बात कर रहा हूँ, तो सारे एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट खुल के बैठ जाएंगे और वो अपना अपना देख लेंगे। ठीक है, जूनियर स्किल एंड स्टैंड वाला,
तो इसमें है, तो इसमें भी स्किल टेस्ट होगा। तो ये सारे एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट, 7 कैंडिडेट, ये सारे अप्लाई होंगे। अभी जो जिनके पर रैंक नहीं दिखी है ना, सीरीज में एक घंटा बता रहा हूँ, जिनके में रैंक नहीं दिख रही है उनका स्किल टेस्ट होगा ही होगा। अब जैसे कि आप देख लो, फार्मा असिस्टेंट है, केमिकल एग्जामिनर है, फार्मा असिस्टेंट, फार्मास्यूटिकल डिस्पेंसिंग एंड एलोपैथिक अटेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स सर्विसमैन में 2 कैंडिडेट पक्का सेलेक्ट हो जाएंगे, मैंने खुद देखा है 200 से ज़्यादा ही वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की, ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदे के 169 है और ये मतलब रैंक 2 जिसके वो 165 है, तो ठीक है। तो होपफुली दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कोडिंग क्लर्क। हाँ, बट ये है कि अब आपका इंस्टीट्यूशन जो चॉइस है ना वो बहुत मैंडेटरी है, तो ये चीज़ ध्यान देख कर पढ़ना कि देख लेना जाके कि वहाँ पे है पोस्ट या नहीं, क्योंकि आपके में देखो लड़ाई तो कुछ है ही नहीं, एक 2 बंदे हैं बस, 2 मेल हो, मेल ही हैं, यहाँ पे मेल लिखा है, ठीक है, 2 बंदे हैं तो बड़े आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सारे मेल ही कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं ज़्यादा, बट इसमें फीमेल कहीं दिखी नहीं, ये कुछ एरर है, पता नहीं, मुझे तो फीमेल सबसे नहीं दिखी है, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे भाई वो रैंक 1 वाले में होंगी, जनरल वाले में होंगी, एक्स सर्विसमैन में नहीं होंगे। तो कोडिंग क्लर्क, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन एंड मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट एमआरटी, ठीक है। तो इनको भी अपीयर होना पड़ेगा स्किल टेस्ट में। ये 4 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, एक यूआर का है, बाकी 3 ओबीसी के हैं, ठीक है। आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट के बाद आपको जो इंस्टीट्यूशन की चॉइस है वो फिलिंग करनी पड़ेगी, तो ठीक है। तो अभी आप सब आपके लिए थोड़ी सी गाइडलाइंस भी है, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। द रिजल्ट इज प्रोविजनल, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट जैसे कि बाकी सबका रिजल्ट निकला था, ये आपका एक्स सर्विसमैन का स्पेशली रिजल्ट है, ठीक है। दूसरा, इन ग्रुप द ग्रुप पोस्ट 9, ठीक है, 9 एंड मैनीफोल्ड टेक्नीशियंस एंड गेस्ट स्टुअर्ड एंड मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट गेस्ट, ठीक है, एंड 14 फार्मासिस्ट होम्योपैथी, ठीक है, 22 पे था ईसीजी टेक्नीशियन, 30 पे डेंटल हाइजीनिस्ट टेक्नीशियन, टेक्निकल ऑफिसर डेंटल वाला, इस पूरा सब कुछ था 30 पे, ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर इन डेंटल एंड टेक्नीशियन, 37 पे फार्मासिस्ट इन आयुर्वेदा, नो कैंडिडेट क्वालिफाइड एक्स एक्स सर्विस में। तो ये सारी जो पोस्ट हैं जो मैंने अभी बात करी, ग्रुप कोड 9, 14, 22 एंड 30 एंड 37, तो इन सभी के में कोई भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं हुआ है, नो क्वालिफाइड। यहाँ पे एक सीन ये भी हो सकता है कि जो बंदे ने अप्लाई किया है, पर्सन्स ने, मेल फीमेल ने अप्लाई किया, वो एक्स सर्विसमैन में ना ही भरा हो, है ना। तो ये भी दोनों ही सीन यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि देखो एक्स की सिंपल सी बात है, इन लोगों की मतलब इस कैटेगरी में रैंक कम जाती है। तो और दूसरा, तो इसलिए, और दूसरा ये भी हो सकता है किसी ने अप्लाई ही नहीं किया, कोई ऐसा कैंडिडेट ही ना हो और उसने उतने नंबर भी गेन नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, तो दैट इज टू बी मिनिमम मार्क्स फॉर दैट इन कैटेगरी। तो उसमें जो फिल्टर आउट है वो मार्क्स के आधार पर तो रैंक बनाई गई है, बट जो फिल्टर आउट है वो एक्स सर्विसमैन है या नहीं, तो जो एक्स सर्विसमैन की ही स्पेशल लिस्ट है कि मतलब कितने बंदे हुए, तो उनकी अलग रैंक और अलग सेक्शन बना हुआ। तो कितने नंबर आए इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मुझे पता है, मुझे लग रहा है कि इसमें कैंडिडेटों ने अप्लाई ही नहीं किया होगा। खासकर मैं एक पार्टी में गया था, वहाँ पे एक मतलब डी फार्मा कैंडिडेट थी, है ना, तो उसने होम्योपैथी से करा की, तो मैंने सोचा था बताऊं, पर जस्ट कैजुअल ऐसा होता है ना कि अननोन पर्सन से आप, और स्पेशली इन गर्ल्स, कैसे कॉन्टैक्ट इंटरेक्ट करते हो, ठीक है, सामने वाला पर्सन गलत समझ सकता है कुछ भी सेंस, आप लगे नहीं हो, दूसरे को सलाह देते हो कि लग जाओ ऐसे, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, अभी नेगेटिव माइंडसेट है ना आजकल लोगों का। तो मैंने स्टार्ट तो किया, पर बात सामने वाला बंदा सुनने में इंटरेस्टिंग नहीं था, बाहर में जाने था। चलो नेक्स्ट पॉइंट था, मोस्टली मुझे, मैंने इसी से आधार पर मैं सोच के बात करना चाह रहा था, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग वैकेंसी निकलती है और बहुत कम लोग डिप्लोमा करते हैं इन होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक। एलोपैथी में मैक्सिमम लोग करते हैं। The result has been declared based upon the candidate online registration and claim as an ex-serviceman for the post without any prior screening and eligibility validity. The candidate will be subject to fulfilling the eligibility condition outlined in the detailed recruitment, ठीक है, and any subsequent notice published on the official website. कहने का मतलब ये है, अभी आपने कहा है हम एक्स सर्विसमैन है तो हम मान सकते हैं, ठीक है, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है, अभी आपकी स्क्रीनिंग नहीं हुई है, जब आपके डॉक्यूमेंट होंगे तब वो आप फाइनल वाला है, तो अभी आप ये कंप्लीटली प्रोफेशनल मांगो। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पाया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स सर्विसमैन के आधार पर आप सेलेक्ट हुए हो और आपके पास एक्स सर्विसमैन का ही सर्टिफिकेट नहीं है, दैट इज टू बी नॉट टू बी अलाउड। एक्सर्विसमैन वाला एक चीज़ है ना, अपना जो ग्रीन बुक या फिर जो सर्विस बुक होती है ना आपकी, वो आपको लाना मस्ट है, वो शो करनी पड़ेगी इन टीवी में। ये एक टिप देखो, टिप सुन लो बस, ठीक है। तो 1 to 1 बताता जाऊंगा यार, जो दिमाग में आता जाएगा, क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो कुछ ना कुछ तो ध्यान में आ ही जाता है जब इंस्टीट्यूशन देखते हैं। द लिस्ट ओनली फॉर द कैंडिडेट क्वालिफाइड एज पर द स्कीम against the seat reserved for the ex-serviceman only the respective group where the seat under the ex-serviceman has been reserved, ठीक है। The sum the candidate have might be included in the qualified late respective group 8 and 16 8 and 16 टाइम्स, ठीक है। देखो जो आपकी जो लोग लिए गए हैं वो 8 और 16 गुना के समथिंग लिए गए हैं, टाइम्स ऑफ द सीट एज एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग ऑन द क्राइटेरिया पब्लिश्ड इन द स्कीम, ठीक है। फॉर द डिटेल एंड द सीट रिजर्व फॉर द एक्स सर्विसमैन इन द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सी द डिटेल रिक्रूटमेंट। देखो पहली बात यह है कि बहुत सी ऐसी जो पोस्ट है जो इसमें अगर आपकी होंगी तो ही आपको होगा। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिखी है, द एक्स सर्विसमैन ओनली फॉर द रेस्पेक्टिव ग्रुप वेयर द सीट अंडर द एक्स सर्विसमैन हैज बीन रिजर्व्ड, ठीक है। तो आपकी जैसे कि फॉर एग्जांपल यूआर में एक्स सर्विसमैन में कोई है पोस्ट या फिर ओबीसी में है, तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे में जा सकते हो,
तो आप जिसमें हो, जैसे कि आप एक होती है नॉर्मल कैटेगरी, है ना, शायद हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बोलते हैं, सॉरी मुझे अभी करंटली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, जैसे कि यू आर, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एक ही होती है। दूसरी होती हैं जैसे कि आपका स्पोर्ट्स कोटा हो गया, आपका एक्स सर्विसमैन का हो गया, ठीक है, और डिसेबिलिटीज का हो गया, पीडब्ल्यूबीडी का हो गया, तो ये एक अलग जोनरा होता है, वो अलग चीज होती है। तो इसमें कहा गया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर में अगर आपकी एक्स सर्विसमैन में पोस्ट है तो दैट इज टू बी अलाउ, ठीक है, और बंदा भी अगर मतलब है सेम कैटेगरी का यूआर का है ना, तो फिर अलाउ। अगर जैसे कि अदर कैटेगरी का, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओबीसी में कोई पोस्ट है ना, जैसे कि उसमें रिजर्वेशन है ओबीसी एक्स सर्विसमैन, ठीक है, बट जो कैंडिडेट है वो ईडब्ल्यूएस का है या एससी का है या एसटी का है, तो वो अलाउ नहीं हो सकता। सेम है, दोनों में सेम सेम चीज है। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका है, फॉर द ग्रुप पोस्ट कॉल्ड क्वालिफाइड फॉर द एक्सरसाइज एंड चॉइस सब्जेक्ट टू द लिस्ट अंडर। देखो आपसे ये सीधी सी बात आप ये मान के चलें, अलग 8 गुनी कैंडिडेट लेकर आए और फिर भी अपनी पोस्ट कितनी है अपनी नोटिफिकेशन जाके देख सकते हैं, ठीक है। होपफुली आप सब लोग ने तो अपनी पोस्ट तो देखी होगी, बट इतना नहीं देखा होगा किसी ने। मैं सोच सकता हूँ कि मतलब किस इंस्टीट्यूशन की कितनी पोस्ट है। तो सबसे पहले आप जैसे आप एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप यूआर कैटेगरी से हैं, आप ये देखें फिलिंग करते वक्त, चॉइस फिल करते वक्त इंस्टीट्यूशन की कि जो हमारी एक्स सर्विसमैन की सीट है वो किस इंस्टीट्यूशन में यूआर में है, ठीक है। आपको उसको फर्स्ट उस इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ओबीसी का कैंडिडेट तो उसको भी ऐसा ही करना है, ईडब्ल्यूएस का तो उसको भी ऐसा ही करना है, एससी एसटी जो भी हो, ये जो 5 कैटेगरी जो भी बिलोंग करता है उनको ये देखना है कि हमारी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन में किस इंस्टीट्यूशन में है, ठीक है, वहां आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। बात करते हैं नो स्किल टेस्ट इज रिक्वायर्ड। देखो सीधी सी बात है, जिनके लिए नो स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड, मैंने ये बात जो अभी कही वो नहीं के लिए कही है। बाकी जिनको स्किल टेस्ट है, जैसे कुछ पोस्ट है जिसमें 3-4 स्किल टेस्ट वाली हैं, तो उनको स्किल टेस्ट के लिए जाना है। स्किल टेस्ट रिगार्डिंग के लिए पर्टिकुलर पोस्ट पे 2-3 नोटिफिकेशन आए हैं, इस वीडियो के बाद देख लेना, मैं उस पर लिख दूंगा स्किल टेस्ट अपडेट, तो जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि इस पोस्ट का स्किल टेस्ट की अपडेट है, तो बाकी लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। द ऑल द कैंडिडेट रेस्पेक्ट टू द ग्रुप पोस्ट वेयर द क्वालिफाइड फॉर द एक्सरसाइज फॉर द चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन एलिजिबिलिटी मस्ट बी एक्सरसाइज द चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्डर प्रेफरेंस ईच पोस्ट बिटवीन 5 to 15, ठीक है, बेस्ड अपॉन देयर एलिजिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव पोस्ट सीट इंस्टीट्यूशन विल बी एलोकेटेड बेस्ड अपॉन मेरिट कम, ठीक है, जो भी आपने मेरिट कम प्रेफरेंस है, ठीक है। डिटेल इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग आउट choice seats allocation will be published on the website before the commencement and of the choice filling। सीधी सी बात आप समझो, आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो 5 तारीख से लेकर 15 अप्रैल के बीच में आपकी हो रही है, ठीक है, और इसी बीच आपकी सीट एलोकेशन होगा और आपका जो सिलेक्शन जो मेरिट बनाई गई वो आपकी जो सीवीडी एग्जामिनेशन हुआ था उसके आधार पे है, ठीक है। तो इस चीज का बेसिस ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका क्या है, द मैंडेटरी ऑफ चॉइस ऑफ सबमिशन द कैंडिडेट हु फेल टू द एक्सरसाइज, ठीक है, विद इन द स्पेसिफाइड टाइमलाइन। अभी शायद 25 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, ठीक है, एम आई नॉट रॉन्ग टू, ठीक है, तो लेकिन अब ये चेंज कर दिया गया, अब 5 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में होगा। होपफुली एक चीज यहाँ पे ये हो सकती है कि जो रिमाइनिंग कैंडिडेट्स का जो अभी रह गए थे कि जिनका एग्जामिनेशन हुआ है वो प्रिपेयर हो जाए, मे बी उनका एग्जाम आ सकता है, नॉट रॉन्ग टू, पर मैं सपोज कर सकता हूँ अगर कोई अंटिल फर्दर अगर 1-2 दिन में कोई अपडेट नहीं आई है ना, 1-2 दिन में अगर अपडेट आती है तो आती है, वरना नहीं आएंगे, वरना नहीं होगा, वरना फिर इनकी जो चॉइस फिलिंग है ना डीवी के बाद समथिंग है 5 सकते उसके बाद होगा 15-20 अप्रैल के बाद। Thus the candidate to fortify their all the claims are required for applied for no allocation right will be available for at any stage। तो वो सीधी सी बात है, अगर आप फिलिंग नहीं कर पाते हो या फिलिंग करने में किसी भी तरीके से आप सोचते हो नहीं करूँ क्या करूँ, तो अपने आप ये लोग बचा हुआ हमें दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इफ द कैंडिडेट इज कॉल्ड फॉर द चॉइस ऑफ सबमिशन बट डज नॉट टू बी सबमिट फॉर एनी चॉइस, ठीक है, दे विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फर्दर रिक्रूटमेंट स्टेज। तो आपको रिक्रूटमेंट स्टेज से हटा दिया जाएगा। जिसको हटना है, जिसको लगा है कि मैं सही जगह लगा हूँ, मेरे को इसमें सही जगह नहीं मिल सकती, तो मैं आपकी रिक्रूटमेंट में प्रोसेस में नहीं हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ सभी उन कैंडिडेट से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप स्वतः ही हट जाइए, चॉइस फिलिंग मत करना, क्योंकि कम से कम औरों को तो मौका मिल जाएगा, ठीक है। आप अगर जैसे कि ऐसी जगह पे और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे वहां नहीं मिल सकता रैंक के आधार पे, उससे आधार पर आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इतना एजम्पशन आप लगा सकते हो कि हाँ यहाँ 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 यहाँ, सीधी सी बात है, एम्स दिल्ली की डिमांड मोस्टली होगी, है ना। डी फार्मा वाला कैंडिडेट एम्स दिल्ली में भरे ना, सीधी बोल रहा हूँ, डी फार्मा कैंडिडेट एम्स दिल्ली में ना पड़े, एक्सेप्ट एम्स दिल्ली, वो किसी भी एम्स में भर सकता है, क्योंकि वहां पे डबल बीड होगी, डी फार्मा वालों की भी होगी और बी फार्मा वालों की होगी। तो ये आप प्रो टिप समझ लें अपने लिए, है ना। नेक्स्ट चॉइस ऑफ फिलिंग करने के लिए, इफ द कैंडिडेट टू सबमिट द चॉइस फॉर ओनली द सम ऑफ द अवेलेबल इंस्टीट्यूशन बट नॉट फॉर ऑल, they will be considered only for the post of institution they have selected and not for the ones they omitted even if the seat is available। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल 10 इंस्टीट्यूशन है, 5 एम्स है और 5 ESS है, ठीक है। आपने सोचा कि हम केवल 5 जगह ही भरते हैं, ठीक है, चाहे आपने ESI से जो है कुल मिला के 5 भरे 10 में से, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है कि आपने जैसे 5 चूज किए तो इस और बाकी इनमें आपको सीट नहीं मिली, ठीक है, आपका जैसे कि आप चॉइस फिल कर दी फिर उसके बाद आपका सीट नहीं मिली, इसमें बची नहीं, ठीक है, और बाकी के 5 इत्तेफाक से जो छठा आप अगर एम्स भर देते या ESIC भर देते, है ना, तो उसमें सीट आपको मिल जाती, या 7वें पे या 9वें पे या मैं कह रहा हूँ 10वें वाले पे ही मिल जाती है आपको, ठीक है।
बट इन्होंने कहा है अगर आपने सीट फिल ही नहीं की तो हमको तो भले सीट खाली रह जाए लेकिन हम आपको तब नहीं दे सकते, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने प्रेफरेंस कर दिया कि हम इन 5 इंस्टीट्यूशन में ही अगर निकलेगी, है ना, तो हम इसी में भरेंगे। तो इसलिए आप अगर भरें तो सभी में भरें, छोड़े नहीं कोई भी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा ना, तो ऐसा काम नहीं काय को करो। और वो चीज़ यहाँ पे लिखने की बात नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रेफरेंस दे देते फिर उसके अतिरिक्त वो भी उनके पास अथॉरिटी नहीं होती है। ठीक है, अनटिल अनलेस अगर अथॉरिटी होती तो ये लाइन वो नहीं लिखते, या वो ये काम खुद करना नहीं चाहते, ये भी चीज़ बात हो सकती है। चलो हमें इस चीज़ का वैसे विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग एक चीज़ ध्यान रखें, जो स्किल टेस्ट में क्या है, जो डीवी के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो 8 गुना है, ठीक, और जो स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो 16 गुना है, मतलब एक पोस्ट पे 16 कैंडिडेट का फाइट है। ठीक है, तो द सीट एडवर्टाइज, ठीक है, एक्स सर्विसमैन। तो एक चीज़ है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। ये मत सोचे कि यहाँ पे अभी मैंने लिस्ट एक्स सर्विसमैन बहुत लंबी लंबी दिखाई है, तो ऐसा नहीं है। और जहाँ जहाँ एक एक दो दो बंदे हैं तो ये समझ लो आप लोगों के बीच में फाइट तो है ही नहीं, भाई बंधु वो भाई दोनों बंदे ही लग जाने हैं। नेक्स्ट, अब ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ही पोस्ट है तो भाई ये है, लेकिन एक जगह तो एक ही बंदा सेलेक्ट हुआ, तो एक पोस्ट तो होगी ही होगी, तो उसका तो सिलेक्शन पक्का ही पक्का है। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि वो जो उसका अच्छा सा है वो बहुत लोग कम लोग करते होंगे, इसी वजह से। द स्किल टेस्ट फॉर द एप्लीकेशन ग्रुप विल बी कंडक्टेड शॉर्टली एज पर द रिटन नोटिफिकेशन शेड्यूल ऑफ द सेम पब्लिश सेपरेटली वेन्यू रिपोर्टिंग टाइम एंड स्किल टेस्ट, ठीक है, नोटिफाइड थ्रू एडमिट कार्ड एंड कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम माई पेज पोर्टल एंड करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टाइम। देखो, आपका जो स्किल टेस्ट के लिए आपको एक प्रॉपर शेड्यूल निकलेगा, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम, वेन्यू, आपका वेन्यू मतलब कहाँ प्लेस पे आपका होगा। ठीक है, एक बात मैं बता दूं, ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस जितने भी क्लर्क वालों का है उनका सबका दिल्ली ही होगा, टाइपिंग टाइमिंग। ठीक है, बाकियों का भाई के सॉरी मुझे नहीं पता, ठीक है, बट क्लर्क वालों का मुझे, स्टेनोग्राफर, टाइपिंग का ये मान लो टाइपिंग वाली आपकी दिल्ली में ही होगी। बाकी होस्ट मोस्ट प्रोबेबली आपका जो शायद जितने स्किल टेस्ट है शायद दिल्ली में ही हो। ठीक है, अंटिल अनलेस वेन्यू, वेन्यू डिटेल मतलब आपका जहाँ होगा एड्रेस, रिपोर्टिंग टाइम मतलब सीधी सा शेड्यूल कब होगा, सुबह 10 बजे से लेके जो भी है स्किल टेस्ट विल बी नोटिफाइड, आपको उसका स्किल टेस्ट का स्पेशल एडमिट कार्ड निकलेगा आपको, जहाँ आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन अभी मिलता है, ठीक है, वहीं पे आपको स्किल टेस्ट का भी एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, देखा है ना माई पेज पोर्टल पे, दैट्स इट। ठीक है, इट इज मैंडेटरी टू अपीयर टू क्वालिफाई द स्किल टेस्ट एंड एप्लीकेबल एज पर द क्राइटेरिया एंड फर्दर कंसिडरेशन सिलेक्शन प्रोसेस वेयर द एक्सरसाइज ऑफ चॉइस टू बी कॉल्ड फॉर 8 टाइम्स ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑन द मेरिट ऑफिस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ चॉइस फॉर for the allocation of the institution and the any candidate remain, ये क्या रहा, फ्री ऑफ द स्पेस। अच्छा, स्किल टेस्ट विल बी ट्रीटेड एज नॉट क्वालिफाइड, चलो फ्री अप कर देंगे। एक सेकंड रुकना, चलो सही चला। अब एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने कहा कि जैसे कि आपको स्किल टेस्ट में बैठना मैंडेटरी है, ठीक है, तो आपको जो स्किल टेस्ट में बैठना मैंडेटरी है तो आपको इस चीज का उसमें ध्यान देना है। और दूसरा, फिर उसके बाद आपके 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और फिर आपकी जो मेरिट थी सीबीटी वाली, है ना, जो इसका स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो ये चीज दिमाग में रखना। बट क्वालिफाइंग नेचर भी क्वालिफाई ही करना पड़ता है ना। अब वो चीज होगी उसके आधार पर अगर आप स्किल टेस्ट में रिमेन, जैसे एनी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7, इस पर लिखा हुआ है हाउएवर द इंक्लूजिंग द लिस्ट ऑफ द नॉट गारंटीड फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट। देखो, कहने का मतलब ये है, ये जैसे कि आपकी लिस्ट में ऊपर नाम है, चाहे स्किल टेस्ट में हो जाए, आपका जैसे कि रैंक वाइज वो भी खड़ा हो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पक्का हो ही गया। टाई केसेस में जो लास्ट कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द एक्सरसाइज फॉर द चॉइस इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरी हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट, ये टाई केसेस में हुआ। नेक्स्ट, द ऑल द कैंडिडेट मस्ट बी रिलीवेंट सर्टिफिकेट रेडी इन हैंड एज पर द DRA वैलिड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, समझ गए होंगे, रिलीवेंट सर्टिफिकेट जो केवल एक्स सर्विसमैन वालों को देना पड़ेगा, एंड कैन बी सबमिटेड एज एंड व्हेन द रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जो आपका एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है वो भी देना पड़ेगा। दूसरा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल मार्क्स फॉर ऑफ द ऑल कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल ऑन देयर डैशबोर्ड। तो मार्क्स तो आपको पता चल गए होंगे, आपको डैशबोर्ड पे शो हो रहे होंगे, आपको पता ही होगा मैंने कैसे बताया था देखने को, वहीं आपको देखने को मिल जाएगा, इधर भटकना पड़ेगा ही नहीं, जैसे लॉगिन करोगे। द कैंडिडेट मस्ट, नेक्स्ट रूल है कि कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रिव्यू द एलिजिबिलिटी एज पर द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द रिस्पेक्टिव एप्लीकेबल कैटेगरी इंक्लूडिंग द एक्स सर्विसमैन। आपने स्टार्टिंग अभी मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्या कहा था, जैसे किस इंस्टीट्यूशन में किस कैटेगरी में यू आर OBC SC ST, फिर उसमें किस कैटेगरी में, ठीक है, एप्लीकेबल कैटेगरी इंक्लूडिंग एक्स सर्विस है। ठीक है, फिर उस जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ST है, फिर उसमें एक्स सर्विस है, तो उसको आपको प्रेफरेंस देनी है फर्स्ट इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रेफरेंस चूज करनी है एज पर द एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन बिफोर एक्सरसाइजिंग इन क्लोजिंग द चॉइसेस। ठीक है, उसी हिसाब से आपको चॉइसेस फिल करनी है। इफ द कैंडिडेट इज टू फाउंड इनएलिजिबल एट एनी स्टेज, अगर इनएलिजिबल पाया जाए ड्यू टू द एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कैटेगरी और एनी अदर कंडीशन, तो आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। इवन दे हैव टू बी दे हैव बीन एलोकेटेड ए सीट, है ना, अगर वो किसी सीट कोई मिल भी जाती है उसको, इन सच केसेस देयर द सिलेक्शन विल बी ट्रीटेड एज वॉइड, और मतलब नल वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब खाली हटा दिया जाएगा, तब भी हटा दिया जाएगा। आप अगर डीवी तक होने तक, डीवी में अगर आपको पता चलता है सीट मिल जाती है, अभी जैसे अपने सिलेक्शन करोगे इंस्टीट्यूशन चूज करो आपको मिल जाता है, ठीक है, फिर भी जब डीवी पर अगर कोई डॉक्यूमेंट फॉल्स पाया गया या एब्सेंट पाया गया, ठीक है, हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है जैसे कि 7 दिन को और 14 दिन का आपको टाइम दिया जा सकता है, पर वो कुछ ही केसेस है। ठीक है,
should only be select an institution and if they meet all the eligibility requirement for respective post. All right are reserved, ठीक है, सारे राइट असिस्टेंट कटऑवर के पास है, ठीक है, तो एम्स के पास है, तो ये चीज़ का विषय से रखना। तो बस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इसके दूसरे नोटिसों के साथ। जय हिंद। और हाँ, उसमें स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग बिग अपडेट है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और हाँ, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा करें तो, और लाइक भी कर दिया करो, है ना। जय हिंद। और कमेंट किया करो अगर आपको कोई भी चीज़ ऑड है या फिर कोई भी मिस लगे या फिर कोई भी चीज़ डाउट लगे, है ना, जो भी आप कमेंट करोगे मोस्ट प्रोबेबली उसका राइट सॉल्यूशन एंड ऑथेंटिक सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और जो भी आपको कमी लगे वो बता दीजिएगा।